बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 5 जून 2022 को यूपीएससी के सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो पेपर 2 है, जो मैं अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, सी सैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पेपर को अप्रोच कैसे करना चाहिए। जो 2-3 दिन के अंदर रिव्यूज़ आए हैं, उससे पता लगा कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था और रिलेटिवली एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स 2017, 18, 19, 20, इस पेपर का लेवल वन ऑफ द टफेस्ट कह सकते हो आप। बिकॉज इसमें अगर आप रीजनिंग देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, इवन आप मैथ से क्वेश्चन देखेंगे, लेंदी भी थे और आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस भी चाहिए थी। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके आपके पास वोकैब के और एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग होने बेहद जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस को टेक्निकली समझ पाए। बट थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए मैं कुछ आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबकी अपनी अपनी फोटे होता है। जैसे कि किसी का है कि हम सबसे पहले मैथ से क्वेश्चंस करेंगे, किसी का है हम कॉम्प्रिहेंशन पहले करेंगे। तो बस इस वीडियो का मतलब यही है कि मैं ये ट्राई करूं कि आप कैसे उस टाइम में, एग्जाम टाइम में, क्वेश्चंस को अप्रोच करके स्टेबल माइंड से आंसर सही कर सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रिक ना हो। तो जस्ट फॉर अ स्टार्ट, ये एक पैसेज आप सबकी स्क्रीन पर होगा। मैं इस पैसेज को साथ में हम पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पैसेज को समझ के सॉल्व कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस को। बिल्कुल घबराने की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक करते हैं क्वेश्चंस, लेकिन सॉल्व हो सकते हैं। वन बाय वन करते हैं। तो अभी मैं ये पेन ले लिया, हाँ जी, साथ में पढ़ते हैं। द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट comes from the increasingly evident unsustainability of production consumption patterns। यानी कि प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स की अनसस्टेनेबिलिटी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को थ्रेट हो रहा है। ये तो समझ में मेन मतलब आ गया। अब इसका लिंक अलग नेक्स्ट लाइन से होगा। करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, we now know that this is unsustainable because the resources are finite। रिसोर्सेज फाइनाइट किसके? फॉसिल फ्यूल्स के, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। The close link between economic growth and greenhouse gas emissions needs to be severed for human development to become truly sustainable। मतलब ये जो कहने का मतलब है कि अर्बनाइजेशन जो हो रही है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, कहने का मतलब ये है, इस लाइन से इतना समझ में आप सकते ही हैं कि हमें कम करना जरूरी है, एक रोक लगानी जरूरी है ताकि एक्चुअल में सस्टेनेबिलिटी अचीव हो पाए। सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है, ये कन्वेंशन होती है कि जो आप पैसेज पढ़ते हैं, आपको अपने को एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी है। यू हैव टू स्टिक व्हाट इज गिवन इन दैट पैराग्राफ। उसी के बेस पे आपको जजमेंट देनी होती है। अगर आप बाहर से एक्सटर्नल नॉलेज अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे या हो सकते हैं। नेक्स्ट, सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू एलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने शुरू कर दिया है कि हम रिसाइकलिंग को एक्सपैंड करके और इन दो चीजों में इन्वेस्ट करके हम इन इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, यानी कि एलिविएट कर सकते हैं। बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि डेवलपिंग कंट्रीज करना तो चाहती हैं बट कर नहीं पा रही हैं क्योंकि दो रीजंस की वजह से हैम्पर हो रही हैं। लास्ट लाइन, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इस पैसेज को हमें पढ़ के हमें समझ में आगे कहने का चाह रहा है कि किसकी वजह से पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, क्या मॉडल यूज हो रहा है, रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, हमें क्या करना चाहिए, डेवलप कंट्रीज ने क्या शुरू किया है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हैम्पर हो रहा है और डेवलप कंट्रीज को उनकी मदद करनी चाहिए। बट क्वेश्चन को देखिए कि अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पॉइंट से पढ़ते हैं। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। कहने का मतलब है कि अनसस्टेनेबिलिटी जो प्रोडक्शन पैटर्न में हो रही है वो किसकी वजह से है। पहला पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। आप ऊपर देखेंगे, करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और इससे पहले क्या लाइन थी? एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स। तो एक चीज तो साफ है कि कोई लिंकेज इनके बीच में है कि इसकी हैवी डिपेंडेंस हमारे होने की वजह से अनसस्टेनेबिलिटी हो पा रही है। वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज फाइनाइट। सेकेंड पॉइंट क्या था? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये भी सही बात है, रिसोर्सेज फाइनाइट है तो इस जगह की वजह से अनसस्टेनेबल है।
इसको आप क्लीन एनर्जी से मत कंफ्यूज कीजिएगा कि यहाँ पे लो अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट रिसोर्सेज की बात कर रहा है जिसकी वजह से अनसस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन पैटर्न हो रही है। तीसरा पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, यहाँ पे झोल है। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग उसने क्लीन एनर्जी केस में बात करी थी कि डेवलप्ड कंट्रीज इन इफेक्ट को कम करने के लिए रिसाइकलिंग एक्सपैंड कर रही है, लेकिन इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही, वो तो उल्टा बेटर करेगी। इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो में ट्रिक नहीं होना है। इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। अब आपको अपने एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी है, इसी पैसेज से स्टिक होकर के आपको आंसर देने हैं। मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट से दिक्कत हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नोबल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात उन्होंने करी है कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो अगर पैसा देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन देंगे तो होगा। तीसरा, इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स। देखिए यहाँ पे आपको जज्बाती नहीं होना है कि आपको लग रहा है सही है कि नहीं, ये पॉइंट पैसेज में मेंशन नहीं है, तो अपना दिमाग फालतू का मत लगाए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और इसका आंसर बी हो जाता है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम अच्छे से ऊपर, और फिर इसको इसका ये एक ही क्वेश्चन था इस पे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए साथ में पढ़ते हैं। Unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future, and afforestation of denuded areas, जहाँ पे soil erosion है या बुरा हाल है, afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, जब तक massive scale पे नहीं लिया जाएगा, the harshness of climatic conditions, soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture which is the mainstay of our people will gradually become impossible। सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर है जो मेन स्टे है पीपल का, ठीक है, तो एग्रीकल्चर विल ग्रेजुअली बिकम इम्पॉसिबल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा आपने मैसिव स्केल पे नहीं किया तो क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल इरोजन के हार्शनेस की वजह से एग्रीकल्चर ग्रेजुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा। The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation। तो इसने राजस्थान यानी कि इंडिया का भी पॉइंट लिया है और कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड भी लिया है। पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइट लैंडस्केप आर नाउ अपीयरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द, ये बाकी जगहों पे भी हमें ऐसा ड्राई मिल रहा है, इंक्लूडिंग द सतलुज गंगा प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटो। इसका मतलब ये ओवरऑल इंडिया की प्रॉब्लम है, साउथ में भी मिलेगी, वेस्ट में भी है, सतलुज गंगा प्लेन सेंट्रल एरिया में भी है। Where only a few decades back there were used to be lush green forests with perennial streams and springs, एक जमाने टाइम पे हुआ करता था, अब there is only brown earth, मतलब से मिट्टी ही मिट्टी है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, without any water in the streams, पानी सूख रहा है, springs except in the rainy season। कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि पानी की दिक्कत से सॉइल बचा है, वेजिटेशन कम हो रखी है और हाल थोड़ा बुरा है। अब इस पैसेज को समझ लिया है कि कहने का चाह रहा है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। According to the passage given below, given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following। कहने का मतलब कि डिफॉरेस्टेशन डेनुडेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा है ब्राउन अर्थ वगैरह, कि सॉइल रिसोर्स डिप्लीट तो हो रही है, तो उसने पहले भी ऊपर पैसेज में कहा था। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, ये कहाँ से बात है कि भाई साहब कि शॉर्टेज कॉमन मैन के लिए हो जाएगी, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये एग्रीकल्चर के लिए मेनली बात कर रहा है कि वहां पे दिक्कत हो जाएगी एंड ऑल, बट शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन ये बहुत एक्सट्रीम और वेग स्टेटमेंट है, तो इससे हम गलत मानेंगे। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पानी की दिक्कत तो है ही, जो उसने आगे आपको बोला है राजस्थान के एरियाज के बारे में, विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम्स वगैरह, तो लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन तो इस पैसेज में कह ही रहा कि है, तो इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही वेग स्ट्रीम थी और लेकिन 1 और 3 एक्सेप्टेबल है। दूसरा, अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर कि हम क्या लगाएं, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है ना, अब आप ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन देख के समझ में आ ही रहा है कि 1 and 3 ओनली ही हो सकता है, क्योंकि एक तो एलिमिनेट कर दिया आपने। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, बात रीजनिंग की भी आती है और कॉन्ट्स की भी आती है। कईयों का कईयों का कॉन्ट्स वीक होता है, तो वो अपने आप कॉम्प्रिहेंशन पर रिलाई करते हैं। बट जब इतना बड़ा कंपटीशन होता है जहाँ पे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो आदमी ट्राई करते हैं हम हर जगह अपने अटेम्प्ट दें, ताकि एटलीस्ट हमारी कट ऑफ निकल जाए, है ना। इसीलिए थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्वांट्स की भी। मेरी मानिए कि अगर आप सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वांट्स जो मैथ्स है, अगर आप 2-3 महीने भी रोज 2-3 घंटे लगा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज होती है जो आपको विद टाइम थोड़ा टाइम लेके समझ में आती है। आपको एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस बनती है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर आप एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कैसे, जो आपकी समझ है, एक कि हमें पैसों को समझना कैसे है, फिर उसको आगे कैसे लेके जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस लगती है। बट अगर आप मान लीजिए कि थोड़े मैथ्स के बैकग्राउंड के थे, या इवन नहीं भी थे, प्रैक्टिस करके आप क्वांट्स में एक चीज इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, आंसर निकल गया तो मेरा मार्क्स तो मेरे 2.5 मार्क्स पक्के हैं। बट कॉम्प्रिहेंशन वो रिस्की हो सकता है अगर आपकी उसमें वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 4 देखिए आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 20, 10, 10। इसमें आपको एक देख ये पैटर्न समझना होगा कि कैसे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज इन सब में देखिए, नंबर्स कम होके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक चीज समझ सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, और फ्रैक्शन या कोई नंबर की इन्वॉल्वमेंट है जहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम ये समझ सकते हैं। अगर हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे तो हमें मुश्किल लगेगा कि ऐसे हम ऑल्टरनेट साइन, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हम लगाने लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी क्लोजर पहुंच पाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद एक बार सोच के समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने 20 लिया, मैं इसे पेन से कर देता हूँ। हाँ, जैसे मैंने लिखा 20, यहाँ पे लिखा 20, है ना। 20 को मैंने मान लो 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया, 10। अब 10 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 तो आएगा ही आएगा, है ना। अगर मैं 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 आएगा, है ना। अब आप इसे पैटर्न से समझिए आप, कि 0.5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 1 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 1.5 से मल्टीप्लीकेशन, इस हिसाब से 2 से मल्टीप्लीकेशन, और 2.5 से मल्टीप्लीकेशन, आगे जाके ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। वही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है ना। 15 टू 30, 30 इंटू 2.5, 75, ऐसे करें 75 इंटू 3 क्या होगा, 225। तो ऐसे ही सीरीज समझना था। अगर आप इनके मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी होते, तो ऐसे नहीं क्या समझ नहीं सकते हैं। बस आपको पैटर्न समझना था कि सीरीज अप्रोच कैसे कर रही है, इसमें कोई हाई लेवल दिमाग की जरूरत नहीं थी, बस एक लॉजिक की जरूरत थी कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। हम आगे भी पैसेज पे जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कुछ पैसेजेस बताए थे, अभी हमने कुछ पैसेज डिस्कस किए थे, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज के पैसेज भी थे, जिस पे मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ कि उस पर कैसे घबराना नहीं है। ये कुछ मैथ से क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे आपको कुछ पैसेज पे लेके जाना है जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। पहले मैं इस पैसे की बात कर लेते हैं, चलो इसके बाद हम दूसरे पैसेज पे आएंगे, ये भी काफी कंफ्यूजिंग था। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग, we think only a specially trained person will serve our purpose. In simple matter show पे we think only a specially trained person will serve our purpose. ठीक है, समझ के बाद आती है। But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer state. तो ऑथर को ये समझिया कि वो कह रहा है कि पॉलिटिक्स में तो हम जनता ये मान लेती है कि अगर उसको वोट लेना आता है तो उसे देश चलाना भी आता है या स्टेट चलाना भी आता है। When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. सही बात है। But we do not ask for the handsome physician or the most eloquent one. मतलब हम ये नहीं देखते कि वो बोलने में कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, वो हैंडसम है कि नहीं, दिखने में कैसा है। हम देखते हैं कि उसको काम आता है कि नहीं आता, क्या वो ट्रेंड है कि नहीं, क्या उसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि नहीं, क्या उसको वो सच में डॉक्टर है भी कि नहीं। हम वो उसकी कॉम्पिटेंस देखते हैं। वेल देन, व्हेन द होल स्टेट इज इल, शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हमें पॉलिटिशियंस के अंदर भी
कोई ऐसी चीज नहीं देखनी चाहिए जो हम बाकी ट्रेन फिजिशियन में देखते हैं कि उसकी डिग्री गारंटी है कि उसको आता है, उसमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, हम क्यों नहीं देखते? तो पैसेज का एसेंस समझ में आ चुका है ना? अब स्टेटमेंट देखो क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं लेकिन सबको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Which of one of the following statement best reflects the message of the author of the passage? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. We assume that in a democracy, any politician is qualified to administer a state. पहली बात आपको देखना है कि ऑथर ये पूछ रहा है कि ऑथर का मैसेज क्या है. ठीक है, मैसेज बताना है आपको, और कुछ मैं सोचने नहीं जाना, कि आपको बताना है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है इसमें, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है. We assume that in a democracy any politician is qualified to administer state. ठीक है, मुझे स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बट मैं आगे पढ़ूंगा थोड़ा सही था कि कोई बेटर मिल जाए मुझे. Politicians should be selected from those trained in administration. देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन होना चाहिए. यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक हो गए कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपना दिमाग मत लगाइए कि हाँ सही बात है, होना चाहिए. ये पैसे ऐसा नहीं कह रहा है कि पॉलिटिशियंस को आप सिलेक्ट कीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो. ये बात गलत है, लास्ट लास्ट जो शब्द है गलत कर देते हैं स्टेटमेंट को. तीसरा, वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस. पब्लिक ऑफिस तो ब्यूरोक्रेट्स का भी होता है, उसने इसकी तो बात करी नहीं है. वी नीड टू डिवाइज अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस. मैंने इसको सेकेंडरी मान लिया, देखो एक बारी के लिए मैं स्टेटमेंट को मान भी लूँ कि सही है, बट मुझे लास्ट शब्द सही नहीं लग रहा. पब्लिक ऑफिस में बहुत सारे और भी आते हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है. As voters select the administrators, the eligibility of politician to administer cannot be questioned. ये तो ऑथर मैसेज नहीं दे रहा, वो तो उल्टे मैसेज दे रहा है इसका. अब ऑप्शन आती है ए और सी. अब अगर मुझे इसमें से देखना है, ए को दोबारा पढ़िए. वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट. देखिए इसमें ऑथर का मैसेज भी आ गया कि हमें मानते हैं एक डेमोक्रेसी में, उसने वोट्स की बात करी है. आप वोट डेमोक्रेसी में लेते हैं ना, लोगों से वोट लेते हैं. We assume that in democracy any politician is qualified to administer a state. But मेरे सी स्टेटमेंट में इशू ये आ रहा है कि we need to devise a method of barring incompetence from public office. पब्लिक ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस भी आते हैं, तो मैं प्रेसिडेंस फर्स्ट स्टेटमेंट को दूंगा, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही साबित हो जाती है. ठीक है. अब जैसे ये पॉलिटी वाला था, ये पॉवर्टी का था, लेकिन इसमें एक ऐसा पैसेज है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने वाला है. उसमें कई लोग हैं, कई जो एस्पिरेंट हैं, मेरा मानना है कि वो फंस गए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उस पर एक बार जरूर जाएं. मैं आपको उस पैसेज पे लेके चलता हूं, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे. बस एक सेकेंड. पेपर का लेवल नो डाउट काफी अच्छा बनाया हुआ था, और इसीलिए चांसेस है कि यही का ओवरऑल जीएससी कट ऑफ गिरा देगा. इसमें क्वेश्चन था, हाँ शायद यही है क्वेश्चन. ये रहा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, मतलब इस पे एक दो ऑप्शन डिबेटेबल भी हैं, बट जो बेस्ट पॉसिबल है उसमें बात करेंगे. ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और आप हो सकता है कि थोड़ा वो कहते हैं ना दिमाग हिलने वाला, कि वैसे इरिटेट होने वाला, वो है. टू इनकरेज रिसर्च इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी. तो ये कह रहा है कि रिसर्च को इनकरेज करने के लिए यूनिवर्सिटी का ये एक फंक्शन है. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. ठीक है, कि रिसर्च जो है सिर्फ वहां नहीं की जाती, जरूरी है, बट बाकी जगहों पे भी की जाती है. क्योंकि इसमें लिखा है कि साइंटिफिक रिसर्च इज प्रॉब्ली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस. उसने ये पर्टिकुलरली बोल दिया कि साइंटिफिक रिसर्च इज प्रॉबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस. However, silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent the labors of the researchers, there is always a chance that the results may be of value to the investigator of talent. कि चाहे कुछ भी हो, ये सिली हो, ये हो, मैकेनिकल हो, फिर भी रिजल्ट की वैल्यू होने की चांस है. ठीक है. हु कैन यूज द फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर हिम बाय अनइंस्पायर्ड बट इंडस्ट्रियस रिसर्चर्स, की जो वो कलेक्ट करे वो ऐसे लोगों के काम आ सकता है. बस ये काम आ सकता है, अभी समझ, ये तो समझ में आ चुका होगा. एज द बेसिस ऑफ सम फ्रूटफुल जनरलाइजेशन, कि थोड़ा बहुत हमने उसमें समझ के करेक्ट निकाल लिया, वो हमारे काम आ गया. बट वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल,
but consists in the mere rearrangement of existing material where its object is not scientific but literary. यहाँ पे वो historical research की बात करता है. There is a risk of the whole business becoming merely futile. तो उसने बोला है कि साइंस कहने का मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च तो सही है, बट अगर रिसर्च आपकी ओरिजिनल नहीं है जैसे हिस्टोरिकल या लिटरेरी तो दिक्कत है. समझ में आ गया कहने के चाह रहा है. अब ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं कि ऑप्शन में कहने के चाह रहा है. The author's assumption about scientific research is that it is never very valuable. ये कब कह दिया उसने? साइंटिफिक रिसर्च की तो बात कर रहा हूं ना, साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है. इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल. समटाइम्स क्यों? मुझे इस स्टेटमेंट पर डाउट लग रहा है कि समटाइम्स, मैं इसको फिर भी रखूंगा, बट मुझे स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं लग रही. ये थोड़ा मतलब इन टर्म्स ऑफ जो पैसेज कहना चाह रहे हैं, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, ये एक बेटर ऑप्शन है. कि उसने लिखा है कि इट इज प्रॉब्ली नेवर कम्प्लीटली वैल्यूलेस, चाहे कुछ भी हो बट फिर भी वो किसी किसी वैल्यू की हो सकती है. तो इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू. चौथी क्या है? इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल. ये तो ज्यादा हो गया, ये तो एक्सट्रीम चला गया. तो ए और डी तो निकल गई. अब बात आती है बी और सी की. बी कहते हैं इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, और सी कहते हैं इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू. जो लैंग्वेज जो ऑथर कहना चाह रहा है इस पैसेज में, उसमें उसके अकॉर्डिंग सी सबसे ज्यादा रिलायबल स्टेटमेंट है, तो इसलिए सी होना चाहिए इसका आंसर. इसलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर. ऐसे तो नहीं कह रहा वो, नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू. अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर. नहीं, ऑलवेज तो नहीं बोला उसने. एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ये फिर भी सही ऑप्शन है कि कोई भी रिसर्च रिजल्ट हो वो वैल्यू का हो सकता है. हालांकि उसने बोला है हिस्टोरिकल रिसर्च में रिस्क हो सकता है, बट इसीलिए उसने सेफ साइड ये ऑप्शन बेटर है कि एनी रिसर्च कैन बी ऑफ वैल्यू लिख दिया उसने, कैन बी ऑफ वैल्यू. बी ऑप्शन है अ रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी ऑफ सम वैल्यू. नहीं, मस्ट तो नहीं होना चाहिए. डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, और ऑलवेज वैल्यूएबल तो नहीं है. तो सी ही इसका आंसर सबसे ज्यादा बेटर है. ठीक है, समझ में आ रहे कहने के जा रहे हैं. आखिरी एक पैसेज में वो दिखाया था, उसके बाद थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चंस में जाएंगे हम. How best can the problems of flood and drought be addressed so that the losses are minimal and the system becomes resilient? कि कैसे हम फ्लड और ड्रॉट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं कि लॉसेस मिनिमल हो जाए और सिस्टम रिजिलियंट हो जाए. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, लगभग 75% of annual precipitation during 120 days, June to September, and too little for the remaining 245 days. मतलब हमारी रेनफॉल जो है वो ज्यादातर एक ही टाइम पीरियड में कॉन्सेंट्रेटेड है. बाकी जगह पे ये बात तो बारिश ही नहीं आती मेजॉरिटी ऑफ डेज में. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. मतलब स्क्यूर बॉटम अवेलेबिलिटी जो है वो मैनेज होनी चाहिए और रेगुलेटेड भी होनी चाहिए इस कंजम्पशन. तो मैनेज भी और रेगुलेटेड भी. ऑप्शंस पे आते हैं. Which of the following best reflect the practical, rational and lasting solutions? अब यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से सोचिए क्या कहने के चाह रहे हैं. आपको ऐसा सोल्यूशन, आपको ऐसा देना सोल्यूशन प्रैक्टिकल भी हो, लॉजिकल या रैशनल भी हो और लास्टिंग भी रहे. ऑप्शंस पे आते हैं. Constructing huge concrete storage tanks and canals across the country. अब ये मुझे आप एक बात बताइए, अगर सोल्यूशन हो भी इतने बड़े बड़े टैंक कैनाल बनाने से, क्या आपको लगता नहीं है कि इतने हो सकता है हमें कई घर डिस्प्लेस हो जाए, कई लोग रिहेबिलिटेट हो जाए, कई डिफॉरेस्टेशन हो जाए इतने बड़े कैनाल बनाने के लिए. उसने लिखे कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स. तो ये तो उल्टा एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, बट मैं इसको ऑप्शन रखूंगा क्योंकि ये एक तरह से सोल्यूशन है, पर अच्छा सोल्यूशन नहीं कहूंगा इसे. चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. आप मुझे एक बात बताइए, आप कई क्रॉप्स एक स्पेसिफिक वेदर में उगती हैं, तो आप उसे पैटर्न चेंज करेंगे तो वो कैसे उग पाएंगे? आपको, आप नॉर्मली अगर राइस एक स्पेसिफिक क्रॉप है जो उसमें उग सकती है, राइस एक खरीफ क्रॉप है, वीट बार्ले अगर हम लोग रबी क्रॉप कह लो, तो वहां पे उनको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की वजह से आप कैसे करोगे? ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है. इट इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन. थर्ड, इतना समझ आप सकते हैं, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, अगर नहीं समझ पा रही, ये तो समझ सकते हैं कि इतना अच्छा वायबल सोल्यूशन नहीं है. सी, इंटरलिंक यूज अक्रॉस द कंट्री. आप पहले ये देखिए, लिविंग की इंटरलिंकिंग तो आप कर सकते हैं, बट
उसके लिंकिंग में भी काफी सारा कंस्ट्रक्शन होगी, चीजें डिस्प्लेस हो सकती हैं। डी बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स। देखो, चारों सोल्यूशन में मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, बट अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे कि बफर स्टॉकिंग करना वाटर की थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स, ऐसे एक्वीफायर्स अगर लगा दी जाए, डैम लगा दी जाए, जिससे पानी के स्टॉक हम स्टॉक कर सकते हैं, वही पानी दोबारा हम उसको यूज कर सके। अगर बात हम करें ए और डी के बारे में, अगर मान लो मैं मुझे लगा बी अच्छा सोल्यूशन नहीं है, सी भी इतना पूरे कंट्री में करना पड़ेगा, इतना वायबल नहीं है, ए और डी को अगर मैं देखूं, अगर आप उन जगह पे बफर स्टॉकिंग कीजिए जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट अप करिए, तो डैम्स जो ऑलरेडी बनी हुई है या फिर एक्वाफायर्स अगर बना रिचार्ज करने बना दीजिए तो आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे, कर सकते हैं यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कनाल्स, तो ये मेरे हिसाब से एक कंपैरिजन में इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इतना वायबल नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डी बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट इन चारों में से सबसे बेटर मुझे डी ही लग रहा है, तो इसका आंसर बफर स्टॉकिंग ही होना चाहिए, एक्सेप्टेबल एज कम्पेयर टू दिस फोर। हालांकि इससे बेटर सोल्यूशन भी होने चाहिए, है ना। अब इसमें कुछ जैसे आपके कुछ क्वेश्चन है मैथ्स के, हम वो भी देख लेते हैं। इस वीडियो के मैं ये कहना चाहता था कि आप ये समझ जाइए कि अप्रोच कैसे करना है। पैसेज के अंदर ऑप्शन घबराना नहीं है, और मैं अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो आप सबसे पहले मैथ्स को करके साइड हटिए, ताकि आप फिर कॉम्पिटिशन दिमाग लगा पाइए। ठीक है, अब मैं एक मैथ्स को डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kgs। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, इसका मतलब मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 40 kgs। मैं 3 को उधर ले गया, 40 इंटू 3 120। ठीक है, मैं लेता हूँ 120, तो ए प्लस बी प्लस सी 120। द एवरेज वेट ऑफ बी डी एन इज 42, तो बी प्लस डी प्लस ई इज 42 इंटू 3 126 हो जाता है। ठीक है, मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, मतलब बी इक्वल टू एफ। आपको निकालना क्या है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, एवरेज कितना होगा। आप बताइए मुझे, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दी हुई ना आपको 12, 120, सॉरी 120। अब डी ई एफ, अगर मैं बोलूँ डी ई, बी डी लिखा हो ना आपको, बी डी और ई, बी और एफ तो सेम है ना, तो अब एफ डी ई यहाँ लिख दीजिए, बी और एफ, तो बी और एफ की वैल्यू सेम ही है। तो अगर डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है, डी ई बी कर देंगे, तो बी डी की वैल्यू तो दी हुई है, तो वो आ जाएगा 126। इसको डिवाइड कर दो आप कितने से, 6 से, आंसर आ जाएगा 41 kg। बस, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बी इक्वल टू एफ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करके डाल देनी थी, तो वो वही क्वेश्चन आ जाती जो यहाँ मेंशन थी। बस यही चीज थी इसके अंदर, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। मैंने ये जो मैथ क्वेश्चन दिए हैं ये रिलेटिवली इजी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ टफ भी हैं, बट आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको इनमें कट ऑफ भी निकालनी होती है। ठीक है, हमने इसमें काफी 4 से 5 पैसे डिस्कस कर लिए, और इसमें हमने कुछ मैथ से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस करना है, क्योंकि ये काफी रेलिवेंट है आपकी एक बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से देखिए कैसे। ये क्वेश्चन जो है काफी डिबेटेबल है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आंसर की कुछ ऑप्शन कह रही है, कुछ और कह रही है, बट मैं लॉजिक दूंगा आपको क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहने के चाह रहा हूँ। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days, है ना, 30 दिन में, 30 दिन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। मान लीजिए कि आपने टॉपिक क्वांट का नहीं कवर किया हुआ, मान लीजिए कि आपको वर्क टाइम, ये जो फॉर्मुलेज होते हैं, वर्क इज एफिशिएंसी इन टाइम, आपको फॉर्मुलेज नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। आप एक चीज खुद सोचिए, आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि आदमी हो या औरत हो, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। उसने नहीं कह दिया कि 24 आदमी हैं और 12 औरतें हैं जो कोई काम 30 दिन में करती हैं,
अगर ये आपको पता है तो आप ये बताओ कि 12 आदमी और 24 औरतें वही सेम काम कितने दिन में कर लेंगे। आप ये सोचिए, आपको ये नहीं पता कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पता कैसे लगा पाएंगे क्या वो 30 दिन में करेंगे, 30 से ज्यादा में करेंगे, 30 से कम में, उसमें करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी या डी तक पहुंच गया कि मान लो मुझे पता नहीं है, बंदे ने हड़बड़ी में लगा दिया कि लेस देन 30 डेज और मोर देन 30 डेज, आपने ये नहीं सोचा कि ये भी तो पॉसिबल था कि उनकी एफिशिएंसी इक्वल हो। अगर 24 आदमी 12 औरतें, या फिर अगर 12 आदमी 24 औरतें, इनके एफिशिएंसी में इक्वल कर दूं तो क्या ये तो 30 दिन में ही काम कर देंगे? पॉसिबल है ना? तो ऑप्शन सी देखिए, लेस देन 30 डेज और मोर देन 30 डेज, इसमें इक्वल 30 डेज का तो मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए डाटा इज इनएडिक्वेट। आप टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, आप किसी कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते। आज से सिमिलर क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। भाई मैंने रेक्टेंगुलर शीट बना दी, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ है। मुझे मैथ्स नहीं आती जी, मुझे ज़्यादा मेंसुरेशन आइडिया नहीं है, मुझे रेक्टेंगल के फॉर्मूले नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते जी। आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। क्या ये बात सच है कि झूठ है? अगर ये लेंथ इसकी 20 है और ये ब्रेड्थ इसकी 8 है, ठीक है, लेंथ इसकी 20 हो गई और ब्रेड्थ इसकी 8 हो गई। स्क्वायर के लिए इक्वल साइड चाहिए, तो हम स्कूलों में पढ़ते थे स्क्वायर की इक्वल साइड चाहिए। तो 4 हिस्सों में कटेगा कैसे, मुझे इतना बता दीजिए आप। 4 इक्वल हिस्सों में कट ही नहीं सकती, तो इसलिए 4 इक्वल रेक्टेंगल्स बन सकते हैं बट 4 इक्वल स्क्वायर नहीं बन सकते। तो पहले ये हम लोग गलत हो रही इस लॉजिक के हिसाब से। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट ऑन 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरियाज। 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरियाज। अगर आपने ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल ले भी लिया, आपको स्क्वायर ट्रायंगल बनाने के लिए 3 साइड चाहिए और इक्वल बनाना है 10, वो भी। ये बनाइए, ये ट्राई कीजिए, यहाँ तिगड़म लगाइए, ये कीजिए, आप 10 इक्वल बना ही नहीं सकते। और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप हजारों चीजें सोच भी नहीं सकते कि मैं और कोई असम्पशन लगा लूँ और कोई ऑप्शन ले लो और तिगड़म लगा लूँ। इस रेक्टेंगल के अंदर 10 ट्रायंगुलर शीट इक्वल एरिया की बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपके टाइम कम भी था तो आप ये मान सकते थे कि इसमें बनना मुश्किल है, मैं इसमें डी लगा लेता हूँ, टाइम कम है और इसका आंसर डी ही है। लॉजिकली आप खुद सोचिए कि इसमें 10 ट्रायंगुलर इक्वल एरिया के बनना बहुत मुश्किल है। इट्स नेग्लिजेंस, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानिए। तो इसको, इस पेपर को डिस्कस करने का मतलब यही था कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी, आप लॉजिक से चीज क्लियर कर सकते हैं, है ना? आप ये देखिए, चलो मैं एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आप खुद देखिएगा, हो सकता है कि कोचिंग वाले इसका आंसर डिफरेंट भी दें, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 6 पर्सन ABCDF, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6 पर्सन ABCDNF आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सर्कल ले लिया और मैंने बोला कि इक्वल डिस्टेंस बैठे हैं कि ABC, मतलब आप ये ले लीजिए कि हालांकि मैं इक्वल डिस्टेंस बना नहीं रहा, ये लो मैंने बना भी दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बन गए। ये इक्वेशन बैठे हुए हैं। क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बताना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में हम कोई कंक्लूसिव आंसर दे सकते हैं क्या कि ये सिट कर रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पे कि नहीं। पहला, बी सिटिंग अपोजिट टू सी। अच्छा जी, बी सिटिंग अपोजिट टू सी। देखिए, बी सी के अपोजिट में है, बट ये नहीं पता ना कि यहाँ पे सी बैठा है कि बी बैठा है, अपोजिट तो है, तो मैंने मान लिया कि बी सी कोई बैठ सकता है। डी सिटिंग अपोजिट टू ई, चलो जी मुझे पता नहीं मैं कहाँ बैठू, चलो मैंने यहाँ डी लिख दिया, डी सिटिंग अपोजिट टू ई। अब ये कहाँ एग्जैक्टली बैठे हमें ही नहीं पता जी, ठीक है, मैंने मान लिया दोनों में अपोजिट है। ये आपके डी यहाँ भी हो सकते थे, बट मैंने मान लिया, अभी के लिए मान लिया केस के लिए कि यहाँ बैठे हैं। स्टेटमेंट 2, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब तो यही है कि ई और डी यहाँ तो नहीं आने वाले, तो ई और डी यहाँ आएंगे, है ना? ये ऑप्शंस खाली रह गई, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। ये जो जगहें हैं ये भाई साहब खाली होगी अब।
ठीक है। अब उसने बोला है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एफ इमीडिएट लेफ्ट, बी का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर बी यहाँ बैठा है तो उसकी इमीडिएट लेफ्ट, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं ना, वो फेसिंग सेंटर। बी का लेफ्ट ये भी हो सकता है। आप देखिए बी का लेफ्ट ये भी हो सकता है। ठीक है। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आप ये नहीं बता सकते ना कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन बैठा है, क्योंकि आप एफ की पहले आप पोजीशन नहीं बता पाएंगे एफ की पोजीशन में कौन है, और उससे भी डिटरमाइन हो जाएगा कि ए कहाँ बैठा है। दूसरा, आप ये नहीं बता सकते कि अगर ए की पोजीशन कहीं भी यहाँ बैठा हुआ है तो उसके ऑपोजिट में डी है कि ई है, क्योंकि उनकी पोजीशन भी नहीं पता। तो इसलिए दो आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका लॉजिकल आंसर यही होना चाहिए। तो मैंने बताया कि आप अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के, किसी बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, आप लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था मेरे वीडियो के पर्पज से, मैं समझाऊं कि कैसे आप इस पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों तक, और जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें उन्हें भी शेयर कीजिए। वो एक्सपेक्टेड यही है कि यूपीएससी के आने वाले पेपर्स में जो सीसैट होगा वो एज पर ट्रेंड लेवल इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको कैसे अप्रोच करना ही आना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, आगे अपने एस्पिरेंट दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय।